बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो जो वन शॉट मैंने बनाई थी उसमें पहले 4 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन डेरिवेशंस वगैरह मैंने आपको करवाई थी। वो एक थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई थी, आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई थी, तो मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो इतनी लॉन्ग ना हो, थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखें। चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला ही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करना, उसकी डेरिवेशन, ये पेपर में अक्सर आती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने पेश किया था। उसने कहा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो मैसेज हों यूनिवर्स में कहीं पर भी, लेकिन हम अभी एज्यूम करते हैं कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर ही हैं दो मैसेज, लेकिन यूनिवर्स में कहीं पर भी दो मैसेज होंगे, फॉर एग्जांपल सन एंड अर्थ हो सकते हैं, ये इनके सेंटर्स हैं दोनों के। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है ये जो बड़ा वाला मैस है ये इस छोटे वाले मैस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये हमेशा अट्रैक्शन की फोर्स ही होगी। और ये जो छोटा वाला मैस है ये बड़े वाले मैस को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी एक फोर्स है। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर ये वाला मैस 1 है, ये वाला ऑब्जेक्ट 1 है और ये वाला ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 2 जो ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको मैं 2 1 से डिनोट कर दूंगा। और इसी तरह ऑब्जेक्ट 1 जो ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको मैं 1 2 से डिनोट कर दूंगा। अब ये जो फोर्सेस हैं ये एक तो इक्वल होती हैं, लेकिन असल चीज़ है इनका मैग्नीट्यूड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कोई भी एक मैस दूसरे मैस के ऊपर, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस। तो अगर इसका मैस मैं m1 कह दूँ और इसका मैस मैं m2, तो m1 टाइम्स m2 इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगी, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अगर इनके सेंटर से सेंटर तक मैं ये डिस्टेंस मार्क कर लूँ, सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को, इसका मतलब है आप अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब ये दोनों वर्ड्स में ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज आप लिखेंगे, तो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, magnitude of the force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। अब इसको कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। अब जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है हम इसको हमेशा रिमूव करके इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान होता है, तो इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन और साथ एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है g, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अलग से इसको आपने डिफाइन कर देना है, जी क्या होता है, वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होता है, लेकिन यहाँ इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी बहुत एक सिग्निफिकेंस है, बहुत एक इम्पॉर्टेंस है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, क्योंकि इसकी वैल्यू आप देखें तो ये बहुत स्मॉल होती है। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। यूनिट समेत लिखना है जब भी इसकी वैल्यू लिखनी है। अच्छा, अब ये जो इतनी स्मॉल वैल्यू है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जल्दी से बता देता हूँ। अगर दो, हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हमें तो कभी अपनी सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हुई महसूस नहीं होती। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है, वाई डोंट वी फील दैट। तो देखें, अगर लेट से हमारी सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें अपनी तरफ पुल कर रहा है और हम उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, लेट सपोज उसका मैस है 100 kg भी है, तो इवन आप 100 kg दोनों का भी पुट कर दें इसके अंदर, एफ इसी फार्मूला के अंदर जो मैंने अभी लिखा है, 100 kg दोनों पुट करते हैं तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा, जी की वैल्यू पुट करें तो वो हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और दोनों को आप 100 भी पुट करते हैं और डिस्टेंस दोनों के दरमियान 1 मीटर आपसे कोई चीज़ दूर पड़ी हुई है, तो डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। तो देखिए, ये जो 100 और 100 है इनकी पावर हो जाएगी 10⁻⁴। यहाँ फिर भी 10⁻⁻11 है, तो +4 और -11 को सॉल्व भी करेंगे तो आपकी फोर्स कितनी बनेगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इतनी छोटी फोर्स होती है, इसलिए वो फील नहीं होती। तो आप आंसर क्या लिखेंगे कि वाई डोंट वी फील कि ये जी की वैल्यू, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल।
अब इससे रिलेटेड बिल्कुल इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, और वो पेपर में उसी तरह आता है, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे भी आते हैं या अलग अलग भी आ जाते हैं। मैस ऑफ अर्थ बाय यूजिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैस ऑफ अर्थ जो है उसको इसी लॉ से आपने कैसे फाइंड आउट करना है, इक्वेशन क्या है उसकी। तो देखिए, हम इसी तरह दो ऑब्जेक्ट्स, दो मैसेज जो भी हमने सपोज किए थे, उसी तरह के दो मैसेज हम ऐसे सपोज करते हैं कि हम ये कहते हैं कि एक मैस तो हमारा अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि कोई और एक मैस है, इसके ऊपर कोई गाड़ी है, कोई चीज़ है, वो इसके ऊपर ऐसे करके रखी हुई है। अब अर्थ का सेंटर है ये, और इस ऑब्जेक्ट का सेंटर है ये। तो पहली चीज़ ये समझ लें, इन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा। तो ये अर्थ के रेडियस के बराबर होगा। तो अगर ये डिस्टेंस हम मार्क कर लें यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला के अंदर अभी रेडियस का भी जिक्र किया था। अच्छा, उसके बाद जो फोर्स एग्जर्ट अर्थ इसके ऊपर करेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज, इसको लिखते ऐसे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम इज प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सर्फेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ का मैस है कैपिटल एम, उसको कह देते हैं अर्थ के मैस को। तो द फोर्स दैट द अर्थ exerts on this object is given by the law, जो भी हमने लॉ की स्टेटमेंट लिखी, F इक्वल्स टू कैपिटल जी, वहाँ हमने लिखा था M1 M2। M1 M2 का मतलब दोनों मैसेस। तो एक मैस है अर्थ का, उसको कैपिटल M कह देते हैं, ME भी अक्सर लिखा होता है, और दूसरा है स्मॉल m, और डिवाइडेड बाय दोनों के दरमियान जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो भी मैंने बता दिया, वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, उसके स्क्वायर को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अब अर्थ अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाती है, उसको हम एक नाम देते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, वो होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो अर्थ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन की फोर्स इसको कहें, वो असल में किसके बराबर होती है, वेट के, और वेट W इक्वल्स टू mg के बराबर होता है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशंस, ये और ये साइड्स सेम है, लेफ्ट साइड्स, तो राइट साइड्स भी सेम होंगी। तो आप ऐसा करेंगे, राइट साइड्स को सेम कर देंगे, तो आप लिखेंगे g मैस ऑफ अर्थ इंटू एम ओवर आर स्क्वायर, उसको इक्वल टू m इंटू जी पुट कर देंगे। अब एक क्वांटिटी अगर दोनों साइड ऑफ इक्वेशन पे हो तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। अब हमने चूंकि मैस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, तो बाकी वेरिएबल्स को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। तो मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर जाके जी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कैपिटल जी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई आसान सी। अब इसमें हम आर की रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये रेडियस की वैल्यू आपने याद रखनी है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये अर्थ का रेडियस है। कैपिटल जी हमने पहले भी पुट कर लिया, और जी को हम, स्मॉल जी को हम लिखेंगे 9.8 या 10 लिख देते हैं। ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट करें तो मैस ऑफ अर्थ आता है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मैस ऑफ अर्थ आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक साथ जल्दी से बात बता दूं, ये जो स्मॉल जी है और ये कैपिटल जी है, ये सेम नहीं होते, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, बल्कि इनका क्वेश्चन एक दफ़ा पेपर में आ चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस स्मॉल जी एंड दिस कैपिटल जी। तो स्मॉल जी तो है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यूज हमेशा सेम रहती है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो ये डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अभी हम थोड़ी देर में आगे पढ़ भी लेंगे, इसका यूनिट लिख दें, इसका भी यूनिट लिख दें, तो ये इनके डिफरेंसेस हो जाएंगे। अच्छा, मैस ऑफ अर्थ हो गया। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो हमने अभी बात की, ये जो जी की हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर तो 9.8 होती है, लेकिन इसकी जब आप हाइट ज़्यादा कर देते हैं अर्थ की सरफेस से, यानी आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैस को ज़मीन के सरफेस से उठा कर कहीं और ऊपर ले जाते हैं, वही मैस जो हमने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा था वो मैंने उठा के अभी इधर रख दिया, तो अब क्या हुआ उससे, यहाँ से यहाँ तक ये तो होगा रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है, लेकिन इससे ऊपर ये हाइट पे ये ऑब्जेक्ट चला गया, ये इससे ऊपर भी हाइट आ गई है। अब दोनों के सेंटर से सेंटर तक जो फासला है वो कितना हो गया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल जो डिस्टेंस बन गया, अब बन गया है टोटल डिस्टेंस r प्लस h, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो अभी हमने अच्छा, ये है वेरिएशन ऑफ g विद ऑल्टीट्यूड, विद हाइट, ऑल्टीट्यूड हाइट एक ही बात होती है। तो अब हम जब किसी हाइट पर ले गए हैं,
तो फिर ये जी की वैल्यू जो है वो क्या 9.8 ही रहेगी? नहीं, वो 9.8 नहीं रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी थी, वो लिखी थी जी एम ई ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। उसको इस तरह थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। उसमें मैं ऐसे लिखता हूँ एम जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, ये स्मॉल एम भी है और ओवर आर स्क्वायर भी है। अब देखिए इसमें उसी तरह एम और एम कैंसिल, मैं स्मॉल जी को एक साइड पे ले जाना चाहता था। ये ज़मीन के ऊपर ये इक्वेशन होती है, लेकिन अब आप ज़मीन से हाइट पे चले गए तो जी को जी एच बोल देंगे, हाइट पे जी की वैल्यू। अब इसमें क्या तब्दीली आएगी? सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है ये चेंज होगा। आर स्क्वायर दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस पहले रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था, अब वो आर प्लस एच हो गया, तो इसको लिखेंगे आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ आप ये इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जी एच इक्वल टू जी एम ई और आर प्लस एच होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है एज एज द हाइट एज द हाइट अबव द surface of earth surface of earth increases, value of g acceleration due to gravity, यानी ये क्या करती है? ये डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस। ये इक्वेशन लिख दें, ये नीचे आंसर लिखते हैं, दैट शुड बी इनफ। और इसके साथ के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाइट गिवन हो और हाइट की वैल्यू पुट करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस हाइट वो फाइंड आउट करें। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बेसिकली हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही है अर्थ को, उसकी स्पीड की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो एक नेचुरल सैटेलाइट तो मून है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ह्यूमन बींग्स ने हमने भेजी हुई है कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए और डाटा ट्रांसमिशन के लिए भी। तो लेट सपोज ये एक ये एक सैटेलाइट है जिसका मैस m है। तो अर्थ जिसका मैस कैपिटल M है, इसको ये ऑर्बिट कर रही है। ऑर्बिट करते हुए इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो इसको इस सर्कुलर ट्रैक में मूव करवा रही है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इन दोनों के दरमियान। और इसकी जो स्पीड है किसी भी पॉइंट पर, वो हमेशा किसी भी पॉइंट पर नहीं, यहाँ पर अगर ये पहुंचेगी तो इसकी स्पीड जो होगी वो 90 डिग्री पर होगी टू दिस फोर्स, इसीलिए इसको टेंजेंशियल स्पीड कहते हैं। तो जहाँ पर भी फोर्स सेंटर की तरफ होगी तो उस पर 90 डिग्री पे उसकी स्पीड होगी टेंजेंशियल स्पीड। हमने ये वाली टेंजेंशियल स्पीड इसकी फाइंड आउट करनी है। तो अगेन लिखेंगे लेट अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग द अर्थ इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। अच्छा, उस ऑर्बिट का रेडियस, अब ये वर्ड याद रखिएगा, उस ऑर्बिट का रेडियस यानी उन दोनों के सेंटर के दरमियान जो फासला है वो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है ऑर्बिट का रेडियस। इस ऑर्बिट के रेडियस को मैं डी से डिनोट कर देता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक अर्थ का रेडियस है और उससे ऊपर हाइट है। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की इक्वेशन है कैपिटल जी एम मैस ऑफ अर्थ टाइम्स द मैस ऑफ सैटेलाइट ओवर जो दोनों के ऑर्बिट का डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है, यानी ऑर्बिट का रेडियस, वो होगा डी स्क्वायर। अच्छा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है तो जो सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट इन अ सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी इक्वेशन होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे आर का मतलब है उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, जिसको हमने डी से डिनोट किया है अभी फिलहाल। अच्छा, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, याद रखिएगा ये अलग से कोई फोर्स नहीं है। जब भी सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स लग रही होगी वो असल में सेंट्रीपिटल फोर्स ही बन जाएगी। अभी सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स यानी अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही असल में सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, तो हम इन राइट हैंड साइड्स को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, एम वी स्क्वायर ओवर द टी इक्वल्स टू जी एम एम ओवर डी स्क्वायर। अब देखें एम ये दोनों साइडों पे है, इसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये डी इधर एक दफ़ा है, उधर दो दफ़ा है, एक कैंसिल हो जाएगा। अब जो इक्वेशन बनेगी वो है वी स्क्वायर की। तो वी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है कैपिटल जी एम ओवर डी। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर और रूट लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा जी एम ओवर डी और उसके ऊपर रूट। लेकिन याद रहे जो ऑर्बिट का रेडियस था वो आर प्लस एच के बराबर था, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट। तो यहाँ पे इसको आर प्लस एच से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जी एम ओवर आर प्लस एच।
अगेन इसी से बिल्कुल नीचे बुक में जहाँ ये डिराइव हुआ है एक एग्जांपल है, वो ज़रूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल मैं इसके वैसे पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे। हाँ, ये याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो सैटेलाइट है, इसकी स्पीड जितनी चाहिए ऑर्बिट में मूव करने के लिए, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उससे कम होगी तो फिर क्या होगा। तो अगर एक ऑप्टिमल स्पीड है, उससे स्पीड रिक्वायर्ड जो है वो कम हो जाती है, यानी स्पीड ऑफ द सैटेलाइट उससे कम हो जाती है, तो वो अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगी सैटेलाइट। और अगर ऑप्टिमल एक स्पीड है, उससे सैटेलाइट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी स्पेस के अंदर। ये दो पॉइंट्स हैं, डायग्राम बुक में बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आप जल्दी से चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी, और इसके दो वर्ड्स हैं, तो दो ही मेन टॉपिक्स हैं, एक वर्क है और एक एनर्जी है। तो वर्क सबसे पहले देख लेते हैं। वर्क फिजिक्स में एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी, एक इसके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं वर्क के। वर्क कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है। एक ऑब्जेक्ट है, ये लेट से एक ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने से ये मूव कर जाता है, डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँ, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई विल गेट द वर्क डन। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन कब होता है, जब फोर्स हो और डिस्टेंस हो, लेकिन उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी अगर दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है तो वर्क डन जीरो होगा। जैसे अगर यही ब्लॉक है, लेट्स से एक बाल्टी है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है, पानी की एक बाल्टी है, उसके साथ ये ऐसे करके हैंडल लगा हुआ है, तो हम अगर इस पानी की बाल्टी को उठाएं, तो हम उठाने के लिए फोर्स किस तरफ लगाएंगे, अपवर्ड्स। इसको उठा के हम चलना शुरू करते हैं, और चलते चलते दूसरी जगह पे चले जाएं, यहाँ पर पहुंचे। तो अब देखें, हमने डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है इसको उठा के, और फोर्स भी लगाई है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का डायरेक्शन देखें और फोर्स की डायरेक्शन देखें, दोनों 90 डिग्री पे ऊपर है, एक डायरेक्शन में नहीं है, तो वर्क डन होगा जीरो। इस केस में वर्क डन जीरो होगा। अच्छा, इसी से आगे देखते हैं रिलेटेड कि वर्क डन जीरो कैसे होगा, थोड़ा इसका मैथमेटिकल फॉर्म बना लेते हैं। तो लेट्स सपोज जो हमने पहले केस में कहा कि फोर्स लग रही है एक 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 ब्लॉक के ऊपर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ये फोर्स लग रही है। हॉरिजॉन्टल नहीं लग रही फोर्स, वर्टिकल भी नहीं लग रही फोर्स, लगती है एक एंगल के ऊपर। तो एक ब्लॉक ये ऐसे करके पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर, आपने इसको खींचने के लिए फोर्स इस तरफ को लगाई है, ऐसे एक एंगल के ऊपर फोर्स लगाई है। अब ये जो फोर्स एक एंगल के ऊपर लगी है, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में ये ब्लॉक थोड़ी चला जाएगा, ब्लॉक फिर भी स्लाइड होगा, ऐसे इस तरफ को स्लाइड होगा। ठीक है। अब हमने टॉपिक एक पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये जो फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल, इट हैज टू कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट हमने वहां डिफाइन किए थे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो देखें, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो इस तरफ है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, इसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट। और ये है इसी फोर्स का वाई कंपोनेंट, एफ वाई। तो एफ एक्स और एफ वाई जो होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, एफ वाई को एफ साइन थीटा से, यानी फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें साइन ऑफ द एंगल। और एफ एक्स कैसे फाइंड आउट किया था वहां, एफ एक्स को एफ इंटू को साइन ऑफ थीटा से। अच्छा, ये डिस्टेंस है दोनों के दरमियान, एस या डी जो भी सिंबल यूज करें। अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो अब जरा देखकर यहां से आप खुद ही बता दें कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगे तो वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, यानी दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की सीध में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जिस तरफ पॉइंट कर रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी पॉइंट कर रहा है। जबकि जो वाई कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है जो वाई कंपोनेंट है वो वर्क डन नहीं करेगा, सिर्फ एक्स कंपोनेंट इस फोर्स का जो है वो वर्क डन करेगा। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि इसी फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है ना, वो वो इफेक्टिव है, वो वर्क डन कर सकता है। तो एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, या एफ एस कॉस थीटा, या एफ डी कॉस थीटा भी बुक्स में लिखा हुआ है। तो ये वर्क डन की एक्सपेंडेड इक्वेशन है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखें, हम थीटा की वैल्यूज पुट करते जाते हैं। अगर
ये जो पहला केस मैंने बनाया था इसको अगर आप गौर से देखें, यानी फोर्स जिस तरफ लग रही है डिस्टेंस भी उसी तरफ है, तो थीटा दोनों के दरमियान कितना होगा, 0 डिग्रीज। तो अगर मैं थीटा को 0 डिग्रीज पुट करता हूँ, थीटा को मैं 0 डिग्रीज पुट करता हूँ, तो यहाँ पे cos 0 होता है 0, सॉरी cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 0 विच इज 1, तो एफ एस आ जाएगा। और इसको मैक्सिमम वर्क डन भी कह सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस। अगर थीटा जो है वो अब मैं 90 डिग्रीज पुट कर दूँ, मतलब थीटा इज 90 डिग्रीज, वो बकेट वाली एग्जांपल जो मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस 90। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, इस वजह से वर्क डन हो जाएगा 0। तो वर्क डन 0 कब होता है और क्यों होता है, और वर्क डन एफ एस के बराबर कब होता है, दोनों बातें बता दी। और अगर ऐसा हो कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो, ये केस भी हो सकता है। अगर कोई फोर्स जैसे ब्रेक सप्लाई कर दी, गाड़ी फॉरवर्ड जा रही थी, आपने ब्रेक सप्लाई कर दी, तो रेजिस्टिव फोर्स वो बैकवर्ड्स डायरेक्शन में लग गई, डिस्टेंस फिर भी इस डायरेक्शन में हो। अब दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, ये एंगल है 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, थीटा इक्वल टू 180, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो वहाँ वर्क डन आ जाएगा माइनस एफ एस, यानी नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी की कुछ फॉर्म्स लिखी हुई है, टेबल बना हुआ है, तो अब वहाँ से आप रीड कर लेंगे, वो याद भी कर लेंगे। लेकिन इसकी डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन के लिए हम अज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट रेस्ट इनिशियली, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर एक अनबैलेंस एक नेट फोर्स लगती है, वो नेट फोर्स उसको एक्सेलरेट करवाती है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होकर VF हो जाती है, और इस दौरान वो कोई डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है। अब जो वर्क डन होगा वो फोर्स ये वाली जो लगी है टाइम्स जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो है। अब ये चूंकि अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था ma के बराबर होती है। तो इस इक्वेशन में आप इसको ma से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ma इंटू डिस्टेंस s। अब डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो और फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस भी गिवन है हमारे पास, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2as इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2as इज इक्वल टू VF स्क्वायर। अब यहाँ s को सब्जेक्ट बना लेते हैं, 2a को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा VF स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स a। तो अब इस इक्वेशन में जहाँ m a इंटू एस लिखा हुआ है, वहाँ पे s की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू a इंटू VF स्क्वायर ओवर 2a। अब इस VF को हम V ही लिखते हैं, ये फाइनल वेलोसिटी ही उसकी असल में वेलोसिटी है, और ये A और A ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वर्क डन बन जाएगा mv स्क्वायर ओवर 2, या वो 2 हम इधर लिख देते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो जो वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर वो एज एनर्जी अपेयर होता है, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो यही वर्क अपेयर होगा एज द काइनेटिक एनर्जी, लिहाजा ये काइनेटिक एनर्जी की ही इक्वेशन बन जाएगी 1/2 टाइम्स mv स्क्वायर। अब यहाँ से एक साथ ज़िमनी बात बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है प्रोपोर्शनल टू है मैस, और काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब है प्रोपोर्शनल टू है स्पीड स्क्वायर। इसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैस डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर ये डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डबल कर दें, स्पीड इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये 4 टाइम्स हो जाएगी, याद रखना है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है स्पीड के स्क्वायर के, स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, GPE भी उसको कहते हैं। आसान सी डेरिवेशन है इसकी, लेट से ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आप उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर देते हैं किसी हाइट के ऊपर, यानी एक बॉल है जो कि यहाँ पे पड़ी हुई है, आप इसको लिफ्ट करके किसी हाइट के ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इसको लिफ्ट करने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन इसको पहले ही अपनी तरफ खींच रही है। तो ज़मीन जिस फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच रही है वो इस ऑब्जेक्ट का वेट है, तो आपको उतनी ही फोर्स अपवर्ड्स डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, यानी इसके वेट के बराबर। आप इसको फोर्स लगाकर इस हाइट पर ले आते हैं, यानी ओरिजिनल पोजीशन से इस न्यू पोजीशन यानी इस हाइट के ऊपर आप इसको ड्रैग करके किसी तरह ले आते हैं। तो आपने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया है, तो वर्क डन निकालते हैं हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से। यहाँ जो फोर्स लगी है वो वेट के बराबर लगी है, और वेट W इज इक्वल टू होता है mg के, तो आपने फोर्स कितनी लगाई है mg,
और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस इस हाइट के बराबर ट्रैवल किया, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो mgh आ गया। अब वर्क डन, अभी मैंने बताया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वो एनर्जी की सूरत में पेयर होता है, इक्विवेलेंट टू एनर्जी होता है। तो वर्क डन यहाँ पर जो जिस एनर्जी के इक्वल होगा वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। इसके बाद कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, कुछ एनर्जी की फॉर्म्स हैं, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। ये याद रख लीजिएगा कि रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जिनके सोर्सेज जल्दी रन आउट नहीं होते। यानी जैसे सूरज है, आप ये नहीं कह सकते कि 100 साल, 1000 साल, 2000 साल बाद इवन ये सूरज जो है वो ये ख़त्म हो जाएगा। ये अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स इसकी लाइफ है, अभी इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि ये डाई हो जाएगा, लेकिन तब तक ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको बनने में, और आप उनको कुछ 100 सालों में, 200 सालों में अगर ख़त्म कर दें तो इसका मतलब है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होंगे। विंड एनर्जी है वो रीन्यूएबल है। ये रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये साथ आपने याद रख लेने। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके अगेन न्यूमेरिकल्स भी पेपर में अक्सर आते हैं, वो है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी के साथ ही आगे पावर भी आएगा। तो एफिशिएंसी पहले देख लेते हैं, एफिशिएंसी क्या चीज़ होती है। तो देखें, जब भी आप किसी मशीन को कोई एनर्जी देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी का इंजन देख लें, आप उसको अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पेट्रोल की सूरत में, फ्यूल की सूरत में, अब उसका काम क्या है, गाड़ी के इंजन का काम है कि इंजन उस एनर्जी को कन्वर्ट करे किसी यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब वो यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एक इंजन के लिए हो सकता है काइनेटिक एनर्जी, ताकि इंजन गाड़ी को चलाए, हम ये चाहते हैं। लेकिन जब इंजन, ये एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट एनर्जी का फ्लो रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखें, अगर हमने लेट से 1000 जूल्स इनपुट एनर्जी दी पेट्रोल की सूरत में, अब इंजन ने क्या किया, उसमें से 700 जूल्स एनर्जी जो है वो हीट और साउंड की सूरत में वेस्ट कर दी। ये हमें नहीं चाहिए थी। और सिर्फ 300 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है उसको उस एनर्जी से गाड़ी वो मूव कर रही है, यानी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो हमें तो 300 ये वाली चाहिए काइनेटिक। तो ये जो वेस्टेड एनर्जी है ये हमारे काम की नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इंजन्स को या किसी भी सिस्टम को जिसको हम एनर्जी दे रहे हैं ना, उसकी हम एफिशिएंसी फिर निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कितना एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, यूज़फुल जो हमारी एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड यूज़फुल एनर्जी को हम डिवाइड करते हैं हमेशा विद टोटल जो एनर्जी इनपुट दी हुई है उसके साथ। तो टोटल इनपुट के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं, और अगर हमने परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल जो दी है उसके मुताबिक यूजफुल जो थी वो 300 थी जो काइनेटिक है, और टोटल दी है 1000, और 100 से मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको सॉल्व करें तो ये इंजन सिर्फ 30% एफिशिएंट है। तो हमारी ज़्यादातर डिवाइसेज जो हैं वो कम ही एफिशिएंट होती है, क्योंकि एनर्जी हीट और साउंड की सूरत में भी रेडिएट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक पावर का। अगेन वेरी आसान है और बहुत आने वाला टॉपिक है ये पेपर में। तो पावर क्या होता है, पावर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई भी वर्क डन जो हुआ है उसको करने में कितना टाइम लगा है। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है जो वर्क डन है, अगर मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट पावर। तो पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम। इसका यूनिट होता है वॉट या किलो वॉट भी इसका यूनिट होता है, और ये जूल्स पर सेकंड के इक्वल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, जैसे हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रिकल, अगर मैं एक सेकंड की कैलकुलेशन करूँ तो बड़ा नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा। तो हम एक नया एनर्जी का यूनिट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखें, जो वर्क डन होता है ना वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो पावर को हम एनर्जी ओवर टाइम भी लिख सकते हैं। अगर इसमें से मैं एनर्जी की वैल्यू देखे निकालना चाहूँ तो एनर्जी की वैल्यू हो सकती है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एनर्जी का हम एक नया यूनिट यहां से डिफाइन करते हैं कि अगर हम पावर को किलो वॉट में ले लें, पावर को किलो वॉट में ले लें वॉट में लेने के बजाय, और टाइम को सेकंड में लेने के बजाय आवर्स में ले लें, तो ये किलो वॉट आवर एक नया यूनिट बन जाता है एनर्जी का। अब अक्सर स्टूडेंट्स इसको लिख देते हैं वॉट, देखते ही लिख देते हैं कि ये पावर का यूनिट है। ये पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, किलो वॉट आवर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन पावर ऑफ 1 किलो वॉट is transmitted per hour, so that will be the energy will be 1 kilowatt hour, या rate of transmission of power of 1 kilowatt power at the rate of 1 kilowatt in 1 hour, that will be equal to 1 kilowatt hour। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट इसके
एक दो वो प्रूफ है 1 किलो वाट आवर कितने जूल्स के इक्वल है। तो देखिए किलो वाट आवर KWH, तो किलो वाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो ये जगह 1000 और आवर्स का को कन्वर्ट करते हैं, अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 3600,000 जूल्स। लेकिन इसको मैं एक साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स या 3.6 मेगा जूल्स। तो 1 किलो वाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जूल्स के इक्वल है। ये पेपर में, लास्ट ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इस भी आ सकता है ये। तो ये चैप्टर 6 के कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। आई थिंक इस वीडियो को यहीं तक कंक्लूड करता हूँ मैं। 2 चैप्टर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, इसलिए इनकी तरह ये वीडियो लॉन्ग बना दी है। इसके बाद आगे 7, 8 और 9 की एक वीडियो बना देता हूँ, और वो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही इंशाल्लाह अपलोड भी वो कर दूँ। और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगेन वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो सी यू इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह।